नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आप सभी का टुडे करंट टॉपिक डिटेल एनालिसिस में। इसमें जो आज हम करंट टॉपिक जानेंगे वो है आपका अर्थव्यवस्था करंट अफेयर से, और जो आपका टॉपिक है वो है जीडीपी के अनुपात में भारत का कर्ज बढ़कर हुआ है 90%। देखिए, जीडीपी के अनुपात में जो भारत का कर्ज बढ़कर 90% हुआ है, इसके बारे में हम अंदर जानेंगे। किन कारणों से हुआ, क्यों हुआ, कब कितना था और किन देशों का कितना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं वीडियो में अंदर क्या क्या मिलेगा हमको। ठीक है, तो वीडियो में एक तो हम जानेंगे पहले नंबर पर कि चर्चा में क्यों है, ये खबर चर्चा में क्यों आई, ये जानेंगे हम पहले। नंबर 2 पर हम जानेंगे जीडीपी ऋण अनुपात क्या है। जीडीपी ऋण अनुपात क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नंबर 3 पर जानेंगे हम अन्य देशों का जीडीपी ऋण अनुपात कितना है। ठीक है, और किन किन देशों का है। ठीक है, किन देशों का महत्वपूर्ण है जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, और वो ऋण अनुपात कितना है ये भी बताऊंगा मैं आपको। और नंबर 4 पर हम देखेंगे सार्वजनिक ऋण क्या है। सार्वजनिक ऋण के बारे में भी हम जानेंगे, ऋण की बात चली है तो सार्वजनिक ऋण भी जानेंगे। ठीक है, तो नंबर 5 पर हम देखेंगे इस वीडियो में सार्वजनिक ऋण प्रबंध एजेंसी, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा कि क्या है ये एजेंसी और कब से लागू हुई और इसका काम क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं चर्चा में क्यों है, आइए देखते हैं। नंबर 1, चर्चा में क्यों। देखिए, चर्चा में आने का कारण है इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में घोषणा की है कि कोविड-19 संकट के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण 74% से बढ़कर 90% हो गया है। तो देखिए, अभी तक कितना था आपका 74%, और इससे बढ़कर कितना हो गया है आपका 90%। ये दोनों आंकड़े पूछे जा सकते हैं आपकी आगामी किसी भी परीक्षा में। तो ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, जीडीपी की जो है फुल फॉर्म, इसको सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं जीडीपी को। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी या आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये तीनों नाम जीडीपी के ही हैं। ठीक है भाइयों, तो आप समझ गए किसके कारण है, कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण जो ये है ऋण का अनुपात वो 74 से बढ़कर 90% हो गया है, और यह 2021 में बढ़कर 99% हो जाएगा। जो 2021 का जो लास्ट तक आते आते ये 99% हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप कितनी हालत कैसी खस्ता होने वाली है इंडिया की। तो बड़ा चिंता का विषय है ये। नंबर 3 पर देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह भी कहा कि यह आर्थिक सुधार के बाद घटकर 80% हो जाएगा। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये भी कह रहा है कि यदि आर्थिक सुधार कर लिए जाते हैं तो ये जो हमारा ये है ऋण अनुपात ये घटकर 80% हो जाएगा 99% से। तो ऐसे सुधारों के लिए हमें अथक प्रयास करने ही पड़ेंगे, वरना आप समझ सकते हैं हालत कैसी होने वाली है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नंबर 2 पर देखते हैं जीडीपी ऋण अनुपात क्या है। जीडीपी ऋण अनुपात देख लेते हैं क्या है। देखिए नंबर 1 पर, जब ऋण जीडीपी अनुपात कम होता है तो इसका मतलब है कि देश माल और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करता है जो कि आगे ऋण वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। समझिए जीडीपी अनुपात का मतलब क्या होता है। जीडीपी अनुपात यदि जब कम होता है तब क्या होता है उसके बारे में ये बताया गया है। इसका मतलब है कि जब भी देश, ये मतलब हमारा भारत, माल जो भी जितना भी माल जो वो करता है, जितना यहाँ पे बनता है, जैसे कोई कपड़ा ही बन रहा है, ठीक है, फ़ोन का निर्माण हो रहा है, ऐसी जो हैं, और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करता है, उनको बनाता है या उनको किसी बाहर बेचता है, आयात करता है। ठीक है, निर्माण करता है उनका अपने देश में और उनको बेचता है, जो कि आगे ऋण वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। तो इसके कारण ही जो हमारा ऋण है उसको भुगतान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, तो उसको जीडीपी, ऋण जीडीपी अनुपात कहते हैं। ठीक है, समझ गए। देखिए और जानते हैं इसके बारे में। 1991 से भारत का जीडीपी अनुपात 70% बना हुआ था। ठीक है, अभी तो 74 हो गया था कुछ टाइम पहले, और अब तो 90 हो गया है, और आते आते साल के लास्ट में 99% होने वाला है। ठीक है, 1991 से भारत का जीडीपी अनुपात 70% बना हुआ है। वर्तमान वृद्धि मुख्य रूप से कोविड-19 संकट के कारण हुई है। ठीक है, इसका कारण और केवल
कोविड-19 का संकट था, क्योंकि सरकार ने बिना किसी आमदनी के पैसा खूब खर्च किया है कोविड-19 में, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। नंबर 3 पर देखते हैं अन्य देशों का जीडीपी ऋण अनुपात क्या है और कितना है। ठीक है, किन देशों का कितना है, अन्य देशों का भी देख लेते हैं। देखिए नंबर 1 पर 2020 की तीसरी तिमाही के अंत में, 2020 की जो तीसरी तिमाही होती है, ठीक है, उसके भी अंत में अमेरिका का जीडीपी ऋण अनुपात 3% था। अब देखिए आप तुलना कर सकते हैं अमेरिका के जीडीपी ऋण अनुपात से और इंडिया के जीडीपी ऋण अनुपात से, क्या वो है। ठीक है, वैसे भी ये 2020 का जो तीसरी तिमाही का अंत था उसकी बात हो रही है, अब तो उनका भी बढ़ गया होगा। ठीक है, कोविड-19 की वजह से ही। ठीक, आइए आगे देखते हैं। और दूसरा देश जो है आपका, वो है आपका जापान, और तीसरा है आपका चीन। इनके बारे में भी जान लेते हैं। इसी अवधि के दौरान जो 2020 से 21 का ये अवधि है, जापान का ऋण अनुपात 1% रहा और चीन का ऋण अनुपात 46.7% रहा। ठीक है, था। तो देखिए टॉप पर चल रहा है जापान, ठीक है, 1%, चीन का 46.7% और अमेरिका का 3%। भारत की बात की जाए तो इस टाइम 90% है। कितना था, 70% भी कह सकते हैं आप, या 74% भी कह सकते हैं। ठीक है, 70% तो 1991 से अब तक रहा, और कुछ समय पहले 74% था, और अब 90% हो गया, और साल के अंत तक 99% हो जाएगा। ठीक है, जापान का 1%, चीन का इतना और अमेरिका का इतना। आइए आगे चलते हैं। नंबर 4 पर देखते हैं क्या है सार्वजनिक ऋण। क्या है सार्वजनिक ऋण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ सार्वजनिक ऋण क्या होता है। देखिए, भारत में सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की कुल देनदारी है जिसका भुगतान भारत के समेकित कोष से किया जाता है। ठीक है, जो भारत में सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की कुल देनदारी है, जो सार्वजनिक ऋण केंद्र है वो सरकार की कुल देनदारी है जिसका भुगतान भारत के समेकित कोष से किया जाना चाहिए। ठीक है, और लगभग 1/4 सरकारी खर्च ब्याज भुगतान में जाता है। जो सरकार जो कैसे मतलब जो भी हमको लगता है कि सरकार इतना खर्च कर रही है, उसका कम से कम 1/4 हिस्सा ब्याज भुगतान में जाता है, ब्याज चुकाने में लग रहे हैं। ठीक है, ब्याज इतना लिया हुआ है देश ने कि उसका जितना भी खर्च करती है सरकार, उसका 1/4 हिस्सा वहाँ पे चला जाता है। मतलब जितनी भी आमदनी होती है सरकार को, वो ब्याज को भुगतान करने में खर्च हो जाता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। नंबर 5 पर सार्वजनिक ऋण प्रबंध एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 2016 में वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी, और वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी इसकी। नंबर 2, सार्वजनिक ऋण प्रबंध एजेंसी सरकार के उधार को सुव्यवस्थित करती है और बेहतर नकदी प्रबंध प्राप्त करने में मदद करती है। नंबर 3, यह आरबीआई में ही एक अंतरिम व्यवस्था थी, हालांकि इसे आरबीआई से एक अलग वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए, ये पहले आरबीआई में ही एक अंतरिम व्यवस्था थी। इस आरबीआई के अंदर ही, मतलब जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय की बता दूं मैं आपको, तो वो मुंबई में है। इसका मुख्यालय आरबीआई का मुंबई में। ठीक है, मुंबई मुख्यालय। इसमें ही अंदर एक अंतरिम व्यवस्था थी। अंतरिम व्यवस्था का मतलब इसके अंदर ही ये कानून था। जैसे अब आप बैंक में जाओगे तो बैंक आपको एटीएम भी दे देगा, मतलब ऐसी नई नई चीज़ होती हैं, लोन भी देता है, ये काम सब विभिन्न काम होते हैं। तो ऐसे ही ये सार्वजनिक ऋण प्रबंध एजेंसी जो है, ये इसका ही हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, हालांकि इसे आरबीआई से एक अलग वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, इसे फिर अलग कर दिया गया। अब ये अपना अलग काम करती है और आरबीआई का फिर अलग काम हो गया। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में। आइए देखते हैं आगे। पीडीएमए ने सरकारी उधार की योजना बनाई है। यह सरकार की देनदारियों का प्रबंधन करती है, यह नकदी संतुलन की निगरानी करती है और नकदी के पूर्वानुमान में सुधार करती है। ठीक है भाइयों, तो ये था सार्वजनिक ऋण संबंधी प्रबंध, जो ऋण प्रबंधन एजेंसी है उसके संबंध में जानकारी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए करंट टॉपिक के साथ डिटेल एनालिसिस में। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट करंट टॉपिक जिसका हम डिटेल एनालिसिस करते हैं उसकी वीडियो
टाइम पर ही मिल जाया करेगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों भाइयों को, जो भी आपके फ्रेंड हैं, उनको शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।